नमस्कार। सत्य हिंदी के इस खास कार्यक्रम विजय व्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव इस साल के आखिर में होने हैं। अभी चुनाव आयोग ने कोई प्रोग्राम, कोई कार्यक्रम घोषणा नहीं की है, विधिवत घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदाजा है कि नवंबर दिसंबर में वो चुनाव होंगे। राजनीतिक दल एक्टिव हो गए हैं, सक्रिय हो गए, अपना अपना काम शुरू कर दिया है। चुनाव प्रचार का अनौपचारिक तौर पर जो है शुभारंभ हो गया है, शुरुआत हो गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में पहली जो है बाजी मारी है, ये कहकर कि उसने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने कुछ उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में 39 सीटों पर और छत्तीसगढ़ में 21 सीटों के उम्मीदवारों का नाम उन्होंने ऐलान कर दिया है और उससे उनको उम्मीद है कि इससे उनको बढ़त मिल जाएगी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कहा जाता है कि पहले मारे सो मीर। अब वो मीर बनेगा कि नहीं बनेगा, उस पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। और राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सीख रही है, क्या सोच रही है, ये सबको भी देखना पड़ेगा। क्योंकि जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उसमें से सिर्फ एक में, मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, जो लंबे समय से यहाँ पर चल रही है। यदि 2018 के उस पीरियड को छोड़ दिया जाए जब कमलनाथ साहब की सरकार बनी थी, उस 1 साल के बाद फिर से शिवराज जी वहाँ पर मुख्यमंत्री हो गए थे, उससे पहले वो मुख्यमंत्री लगातार लंबे समय तक रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बचा पाएगी, वहाँ पर फिर से शिवराज सिंह चौहान या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? और राजस्थान में जैसे एक तरह से रिवायत है, रिवाज है कि सरकारें बदलती रहती हैं, लगातार उसमें बदलाव होता रहता है। एक बार कांग्रेस की सरकार, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वहाँ पे 2 ही पार्टियों का मौजूदा ताकत है, भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस की। पिछली बार से अशोक गहलोत की सरकार अभी चल रही है 2018 के चुनाव में, उससे पहले वसुंधरा राजे वहाँ पर थी। तो क्या वसुंधरा राजे की वापसी होगी? क्या अशोक गहलोत सरकार को बचाए रखेंगे? अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन क्या इस बार अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाए रख सकते हैं? छत्तीसगढ़ में क्या होगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोई हलचल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं दिखाई दे रही। वहाँ पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिलहाल मजबूत दिखाई दे रहे हैं। मिजोरम में क्या होगा? क्या एमएनएफ के साथ भारतीय जनता पार्टी जाएगी? और तेलंगाना में क्या वो अपनी जगह कुछ बना सकती है, प्रेजेंस कर सकती है? ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन 2 बड़े राज्य खासतौर से मध्य प्रदेश और राजस्थान, जिन पर हम चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश इन 5 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य, जहाँ 230 सीटें हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 2018 के चुनाव में बहुमत नहीं ला पाई थी और सरकार बनाने से रह गई थी। फिर कमलनाथ ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, लेकिन बाद में उससे टूट हो गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बहुत सारे एमएलएज के साथ वहाँ से निकल गए और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से वहाँ सरकार बनाई। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस बार चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे? क्या उनके लोगों को टिकट मिल पाएंगे? चंबल का जो रीजन है, चंबल और ग्वालियर का, जहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर जिन्हें इंचार्ज बनाया गया और ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद भी वहाँ पर हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का चुनावी इलाका और क्षेत्र रहा है, राजनीति का क्षेत्र रहा है, तो उसमें कितनी मदद मिलेगी? बुंदेलखंड और बघेलखंड में क्या होगा? इस सब पर भी चर्चा करेंगे। भोपाल में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है और कांग्रेस, जो कमलनाथ वहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं, पिछली बार वो 1 ही साल रह पाए थे, तो क्या वो उसका बदला लेने के लिए तैयार हैं? वो रोज एक नए रूप में आ रहे हैं। अब वो हिंदुत्व का एक नया जो रूप है उनका, उसको लेकर सामने आ रहे हैं। हालांकि वो कहते हैं कि मैं तो 15 साल पहले छिंदवाड़ा में सबसे बड़ा बजरंग बली का मंदिर बनवाया था। लेकिन कांग्रेस का निशाना इस बार शिवराज जी की सरकार पर भ्रष्टाचार का है। कांग्रेस ये कोशिश दूसरी बार कर रही है। पिछली बार कर्नाटक में की थी, वहां उन्होंने 40% कमीशन की सरकार की बात की थी और पे सीएम करके बड़ा कैंपेन चलाया था, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को वहां उठाना पड़ा और सरकार वहां नहीं रह पाई, बच नहीं पाई और कांग्रेस ने, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने वहां सरकार बना दी। तो क्या मध्य प्रदेश में भी उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो कामगार होगा? क्या वो काम आ सकता है, कारगर हो सकता है? क्या शिवराज सरकार जा सकती है? बहुत सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में भी चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कल लिस्ट जारी की 39 उम्मीदवारों की, वो सीटें हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपने डी कैटेगरी में रखा है, जो यानी चुनाव नहीं जीत पाती है जिन सीटों पर, उनमें से ज़्यादातर सीटें वो हैं। और ये 39 की 39 सीटें वो हैं जो 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी।
तो जो मुश्किल सीटें हैं उन पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, ताकि उम्मीदवारों को 3-4 महीने का पूरा वक्त मिल पाए और वो बेहतर काम कर पाएँ। लेकिन उससे भी वहाँ पार्टी के कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि वहाँ इनमें भी परिवारवाद का ध्यान रखा गया है। अभी उनके नामों का ज़िक्र करना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन कई उम्मीदवारों के बारे में कहा गया कि वो पार्टी के बड़े नेताओं के परिवारजन हैं। तो क्या इसका फ़ायदा वहाँ होगा? पार्टी कहती है कि पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो कह रहा है वो महँगाई से परेशान है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लगातार योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं और ऐसी योजनाएँ जिन्हें हम डायरेक्ट बेनिफिट कह सकते हैं, उनका ऐलान वहाँ पर कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने स्कूली बच्चों के लिए साइकिल का ये भी पैसा देने की बात की और कहा कि बच्चों के अकाउंट में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि बच्चे अपनी पसंद की साइकिलें खरीद सकें। इस तरह की योजनाएँ राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार भी चला रही है, वो लगातार कुछ न कुछ कर रही है, जिसे फ्री बीज का नाम भारतीय जनता पार्टी दे रही है। तो क्या कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह का ये चुनाव हो पाएगा? क्या कमलनाथ को भ्रष्टनाथ कहना और शिवराज को ठगराज कहना, इसमें से कौन-सी बात वोटर को प्रभावित कर पाएगी? और क्या जो एक ठेकेदार की चिट्ठी, ठेकेदार संघ की चिट्ठी शिवराज सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को लेकर बनाई गई और भारतीय जनता पार्टी ने उसे फर्जी कहा और 41 जिलों में एफआईआर दर्ज की, क्या उसका कोई नुकसान भारतीय जनता पार्टी को या फिर कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है? उसके बाद भी रीवा में भी एक और भ्रष्टाचार के मामले को लेकर चिट्ठी आई। तो क्या मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार फिर से मुद्दा बन सकता है कर्नाटक सरकार की तरह से, कर्नाटक के विधानसभा चुनावों की तरह से? और अगर ऐसा हुआ तो क्या शिवराज सरकार को ये भारी पड़ेगा? क्या वहाँ पर कोई बदलाव किया जा सकता था? क्या शिवराज जी के चेहरे के साथ ही भारतीय जनता पार्टी जाएगी, जो अभी तक लग रहा है कि शिवराज जी के साथ ही जाएगी? अमित शाह वहाँ पर नज़र लगाए हुए हैं, वो कई बैठकें कर चुके हैं, कई दौरे कर चुके हैं और उनको है कि शिवराज सिंह सरकार की को बचाया जा सकता है, वापस लाया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है। कमलनाथ इतना काम करते हैं, वहाँ पर कांग्रेस की जो बड़ी लीडर है, सेंट्रल लीडरशिप में है प्रियंका गांधी, वो भी वहाँ पहुँच गई हैं, तो इस चुनाव को देख रही हैं। तो हिमाचल और कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश पर प्रियंका की नज़र है। हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस ने सरकार बना ली, दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी को हटाकर सरकार बनाई है। तो क्या मध्य प्रदेश में सरकार बनाई जा सकती है? छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी तक भूपेश बघेल जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो पलड़ा है वो भारी दिखाई दे रहा है। हालाँकि वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने जिन सीटों को हारा था, उनमें से 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। लेकिन ये क्या काफ़ी होंगे? क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा दिखाई नहीं देता है। पहले मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह, डॉक्टर रमन सिंह को पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है और लग नहीं रहा कि वो चुनाव में कोई एक्टिव रोल प्ले करेंगे या मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। तो ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ी ताकत के साथ चुनाव लड़ती नहीं दिख रही। लेकिन राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश के बाद, कि राजस्थान में क्या होगा? क्या इस बार मौका मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का? अशोक गहलोत सरकार जो 5 साल में से 4 साल लगातार पार्टी के अंदरूनी झगड़ों से निपटती रही, खासतौर से पिछले 1.5-2 साल से सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत का जो मुकाबला चला है, झगड़ा चला है, वो बात दिल्ली तक पहुंची और लगातार इस पर कोशिशें होती रही, सुलझाने की भी कोशिश होती रही, हाथ मिलाए गए, लेकिन दिल शायद अभी तक नहीं मिले हैं। तो बिना दिल मिले ये जो मनभेद है वो कितना नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि ये स्तर पर अब मतभेद के स्तर पर नहीं है बातचीत, मनभेद तक पहुंच गई है, दोनों लोग आमने-सामने खड़े भी नहीं दिखाई देते। लेकिन ऐसा माना जाता था कर्नाटक में भी, तो जब कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार साथ मिल सकते हैं, कांग्रेस को चुनाव जिता सकते हैं, तो क्या राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट साथ होकर चुनाव नहीं जीता सकते, भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर आने से नहीं रोक सकते? इस पर भी बड़ा बात होगी। टिकटों का बँटवारा कैसे होगा? क्या अशोक गहलोत ही सारी बात को सुनेंगे? सचिन पायलट को भी अभी कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं दी गई है, तो क्या उनके जो उम्मीदवार हैं, उनको टिकट मिल पाएगा? ये बहुत सारे मसले हैं जिन पर अभी पार्टी को विचार करना है और तभी वो अपनी सरकार को वहाँ बचा सकते हैं। पिछला अनुभव ये कहता है कि अक्सर जब अशोक गहलोत या कांग्रेस की सरकार हारती है, तो बुरी तरह से वो हारती है। ये भी नहीं है कि जो 200 में से 101 का बहुमत चाहिए तो वो 70-80 पर रुके, बल्कि वो 25, 30, 50 से भी नीचे तक
आ जाती है तो क्या कांग्रेस का हाल इस बार होगा? क्या वो सरकार बना सकती है, या सरकार से नीचे भी जाना हो तो थोड़ा बहुत कमज़ोर रहेगी? या अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट की जो भी झगड़ा है, पॉलिटिकल वॉर है, उसमें अभी तो कोई समझौता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या इसका नुकसान भी वहाँ उठाना पड़ेगा? लेकिन बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का हाल भी कमोबेश वही है। भारतीय जनता पार्टी भी अंदरूनी मतभेदों, अंदरूनी झगड़ों से निपटने की कोशिश कर रही है। वहाँ जितने नेता हैं, उतने ही गुट हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, सतीश पूनिया हैं, अश्विनी वैष्णव हैं और वसुंधरा राजे हैं। अब क्या इनमें से किसी को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाया जाएगा? जो 2 दिन पहले समितियाँ बनाई गई हैं, 2 समिति, मैनिफेस्टो कमेटी और इलेक्शन कमेटी, उन दोनों में वसुंधरा राजे यानी पूर्व मुख्यमंत्री को शामिल नहीं किया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी बची है कैंपेन कमेटी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को कैंपेन कमेटी का इंचार्ज बनाएगी? क्योंकि कैंपेन कमेटी का इंचार्ज होने का मतलब है कि वो मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। सीओ मोटो चीफ मिनिस्टर हो सकता है। अभी तक नहीं हुआ है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे को आउट कर दिया गया है पूरे राजस्थान के पॉलिटिकल सीन से। लेकिन क्या वसुंधरा राजे को पॉलिटिकल सीन से, राजस्थान के पॉलिटिकल सीन से आउट करना भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान का सौदा हो सकता है? इस सब पर भी पार्टी में चर्चा हो रही होगी, ऐसा समझा जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मीटिंग्स में वसुंधरा राजे नहीं दिखाई दे रही हैं और लगातार बार-बार ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व और जो राज्य का नेतृत्व यानी वसुंधरा राजे हैं, उन दोनों के बीच में कोई तालमेल नहीं है और एक दूसरे के आमने-सामने तलवारें खींचकर खड़े हुए हैं। तो क्या इसका फ़ायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को? क्या नुकसान होगा? मोटे तौर पे ये माना जाता है कि वसुंधरा राजे के पास 30 से 40 सीटें हैं जहाँ पर उनका असर है। लेकिन वसुंधरा राजे वही चीफ मिनिस्टर हैं, वही पॉलिटिकल लीडर रही हैं जिन्होंने 2-2 बार भारतीय जनता पार्टी को राज्य में स्पष्ट बहुमत वाली सरकार दी है। लेकिन शायद केंद्रीय नेतृत्व ने कभी वसुंधरा राजे पर भरोसा नहीं किया। और यही वजह है कि वसुंधरा राजे अभी आउट हैं, नाराज हैं, दुखी हैं, ये तो नहीं पता, लेकिन वो चुनावी एक्सरसाइज से, पॉलिटिकल एक्सरसाइज से अभी अपने आप को दूर रख रही हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वसुंधरा राजे वापस आ जाएंगी? क्या वसुंधरा राजे कैंपेन कमेटी की इंचार्ज बनेंगी? या फिर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वसुंधरा राजे को अपनी मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के में एक सह सम्मान वापसी करेंगे? मतलब भारतीय जनता पार्टी में तो वो हैं ही, लेकिन उनके लीडर के तौर पर क्या सह सम्मान वापसी होगी? और अगर नहीं होती है ऐसा, तो क्या पार्टी को नुकसान उठाना पड़ेगा? कुछ लोगों ने मुझे बताया कि पिछले दिनों सेंट्रल लीडरशिप ने पार्टी के लोकल लीडर्स यानी स्थानीय नेताओं से बातचीत की थी और पूछा था कि क्या वसुंधरा राजे के बिना भी आप चुनाव जीत सकते हैं? तो ज़्यादातर लोगों ने मुझे बताया कि ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, वसुंधरा राजे हों या ना हों। दोबारा सवाल पूछा गया कि अगर वसुंधरा राजे वहाँ पर चुनाव नहीं लड़ती हैं, तो क्या पार्टी चुनाव जीत सकती है? तो ज़्यादातर नेताओं, कार्यकर्ताओं का कहना था कि वसुंधरा राजे हों या ना हो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। तो पार्टी को लगता है फिर क्यों ना ये प्रयोग किया जाए कि वसुंधरा राजे के भरोसे चुनाव लड़ने की बजाय पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भरोसा किया जाए और चुनाव लड़ा जाए, जीता जाए। इसका एक फ़ायदा होगा कि आगे चुनाव के बाद एक नई लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी को मिल पाएगी। मौजूदा लीडर्स में वैसे सतीश पूनिया साहब, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब और जो और लोग हैं, वो इतने मजबूत नेता नहीं दिखाई देते कि वो अपने दम पर चुनाव लड़वा सकें या चुनाव जीत सकें। तो ये सब भी बातों पर फैसला होना है कि क्या वसुंधरा राजे को, हालांकि उन्होंने उपाध्यक्ष बना रखा है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन दोनों जो कमेटी है उनमें शामिल नहीं किया गया। पार्टी का कहना है कि इन दोनों कमेटी में कभी भी जो बड़े नेता होते हैं वो शामिल नहीं होते। कैंपेन कमेटी में हो सकते हैं, तो क्या कैंपेन कमेटी का मुखिया वसुंधरा राजे को बनाया जाएगा? अगर हाँ, तो उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और अगर नहीं, तो क्या पार्टी इस फैसले को झेलने लायक, संभालने लायक स्थिति में है कि यदि वसुंधरा राजे नहीं होंगी, तो भारतीय जनता पार्टी का आने वाले साल में जो चुनाव है 2022 में, 2023 में विधानसभा के जो चुनाव है, उसमें क्या पार्टी को जीत हासिल हो सकती है? जबकि वहाँ पर
रिवाज है कि एक बार कांग्रेस की सरकार और दूसरी बार बीजेपी की सरकार रहती है। और पिछला इतिहास देखें तो एक बार अशोक गहलोत, एक बार वसुंधरा राजे, फिर अशोक गहलोत। क्या अब इस बार वसुंधरा राजे की बारी है? और क्या अशोक गहलोत सचिन पायलट को मना पाएंगे कि उनको थोड़ा सा शांत रखें और राजस्थान में कांग्रेस चुनाव जीत ले और सरकार बनाए? ये सब बहुत से मुद्दे हैं जिन पर हम लगातार चर्चा करेंगे। अभी चुनावों का दौर शुरू हुआ है, तो चर्चा जारी रखेंगे, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर होगा और आप अपना ख्याल रखिए, उनका ख्याल रखिए, तो आपका ख्याल रखिए। नमस्कार, शुक्रिया।